अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में ज़म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये बात आपसे कुछ अर्सा पहले भी हुई थी, तकरीबन आज से 15 रोज़ पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि जो इलाके हैं इन्हें रशिया में शामिल करने की बात की जा रही है मॉस्को की जानिब से। अब हम ये देख रहे हैं कि 23 से 27 सितंबर तक रूस में इस हवाले से जो है वो फैसले जो हैं वो हो चुके हैं और अब ये जो इलाके हैं इनको रशिया के अंदर जम करने का जो एक मुआहदा था उस पर रशियन प्रेसिडेंट जो है वो साइन कर चुके हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान आप जानते हैं जी, जंग जो है वो तकरीबन कोई काफ़ी अरसे से इस जंग को काफ़ी रोज़ हो गए हैं शुरू हुए हुए, और कहा यह जा रहा था कि जंग जब शुरू होगी तो फ़ौरन ही कुछ ना कुछ नतीजा इसका निकल आएगा और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये जंग जो है ये तवालत इख्तियार करती चली गई। 23 से 27 सितंबर तक रूस में इलाक़ से मुतालिक रेफरेंडम भी करवाया गया था और नताइज में दावा ये किया गया था कि 99% आवाम जो है रूस का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखती है इन 4 बड़े इलाकों में, जिन्हें अब जम कर लिया गया है रशिया के अंदर। सदर पुतिन ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि रूस सोवियत को दोबारा बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इल्ज़ाम लगाया गया है कि मगरबी ममालिक रूस को कॉलोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब मगरबी तसल्लुत के खात्मे का आगाज़ हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी खबरदार किया है कि रूस के यूक्रेन के 4 इलाकों का इल्हाक 7 माह की जंग में खतरनाक इजाफे की नुमाइंदगी करता है। इन इलाकों के इल्हाक के किसी भी फैसले की कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। नाज़रीन, यूक्रेन के 4 इलाकों के इल्हाक की रूस में शामिल करने के हवाले से होने वाली जो तकरीब है उसका पहले आपको अहवाल बताए देते हैं। उस तकरीब में क्या कुछ हुआ, फिर ये जो रेफरेंडम है कुछ डिटेल इसकी भी हमने एक रिपोर्ट के अंदर शामिल की हैं, किस तरह से रेफरेंडम कराया गया, किस तरह से इन इलाकों को अब रूस का हिस्सा करार दिया गया और फिर जो इस पर रिएक्शंस हैं वो सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में है। वो रिपोर्ट आप देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे। मज़ीद क्या रिएक्शन आ सकता है इस फैसले के बाद, इस पर भी बात करेंगे। फ्रांसीसी खबर इदारे के मुताबिक लुहानसिक, डोनेत्स्क, खेरसून और ज़ैपोरिज़िया को रूस में शामिल करने के लिए तकरीब मुनाकिद की गई। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब को खबरदार करते हुए कहा कि मॉस्को के ज़रिए इंतजाम 4 इलाकों को लुहानसिक, डोनेत्स्क, खेरसून और ज़ैपोरिज़िया के लोग हमेशा के लिए हमारे शहरी बन रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर जोर दिया कि तमाम फौजी कार्रवाइयों को रोक ले। उन्होंने कहा कि हम कीव की हुकूमत से फौरी तौर पर लड़ाई रोकने और दुश्मनियों के खात्मे का मुतालबा करते हैं और चाहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। सदर पुतिन ने ये वाज़ेह भी किया कि रूस सोवियत को दोबारा बहाल करने की कोशिश नहीं कर रहा। रूसी सदर ने इल्जाम लगाया कि मगरबी ममालिक रूस को कॉलोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन अब मगरबी तसल्लुत के खात्मे का आगाज हो चुका है। रूसी सदर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि तमाम ममालिक और कौमें इस बात को समझती हैं कि जो भी दूसरी सकाफतों और लोगों को दबाकर अपनी पॉलिसी अपनाते हैं वो मुजरिम हैं और हमें इस शर्मनाक पहलू को पलटने की जरूरत है। क्रेमलिन तर्जमान के मुताबिक रूस ने अपने नए इलाकों पर यूक्रेन के हमलों को जारहियत के तौर पर देखेगा। दूसरी जानिब यूरोपीय रहनुमाओं ने एक बयान में यूक्रेन के इलाकों के रूस के साथ इल्हाक को गैर कानूनी करार दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले रेफरेंडम में यूक्रेन के इन 4 इलाकों में रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कराई गई थी, जिसे यूक्रेन और मगरिब ने एक दिखावा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था और कहा कि वो इन इलाकों को रूस का हिस्सा कभी तस्लीम नहीं करेंगे। क्रीमिया को भी 2014 में रूस ने इसी तरह के रेफरेंडम के बाद गैर कानूनी तौर पर इल्हाक कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूस के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि यूक्रेन के डोनेत्स्क, लुहानसिक, खेरसून और ज़ैपोरिज़िया के इल्हाक के किसी भी फैसले की कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी। रूस का ये फैसला आलमी मईशत, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक पर असरात को तूल देगा और यूक्रेन और दुनिया के दीगर ममालिक को इमदाद फराहम करने की हमारी सलाहियत को रोक देगा। उन्होंने कहा कि रूसी इक़दाम बैनुल अक़वामी कानूनी फ्रेमवर्क के साथ हम आहंग नहीं। रूस हर चीज की मुखालफत करता है जिसके लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद और उसूलों के मुनाफी है, जो एक खतरनाक इजाफा है और जदीद दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस तबाहकुन और अहमकाना जंग के खात्मे के लिए पहले से भी मुत्तहिद होकर काम करना होगा और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून को बरकरार रखना होगा।
बिल्कुल जी, ये जो इलाके हैं इनको रशिया ने अपने अंदर जम कर लिया है, तो जी इसकी ये पेश की जा रही है कि इन इलाकों के जो लोग हैं एक रेफरेंडम के ज़रिए ये फैसला दे चुके हैं कि हम रशिया के अंदर ख़ुद को जम होता देखना चाहते हैं और इसीलिए ये फैसला किया गया है। लेकिन इसका रिएक्शन दिया जा रहा है यूरोपीय ममालिक की जानिब से। आगे चलकर ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, क्या इससे तेज़ी मिलेगी यूक्रेन में जारी जंग को, या मामला किसी न किसी तौर सुलझाव की तरफ चला जाएगा और ये इलाके जो हैं ये वाक़तन अब रशिया ही के हिस्से में रहेंगे। इस पर बात कर लेते हैं मुनीर अहमद साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। मुनीर अहमद साहब, क्या ये मामला इतना सादा है जिस तरह से रशिया की जानिब से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी हमने यहाँ पर रेफरेंडम कराया, यहाँ के लोगों ने कह दिया कि हम रशिया में शामिल होना चाहते हैं एंड दैट्स इट, हमने इन इलाकों को अपने अंदर जम कर लिया है और अब कोई कुछ भी रिएक्शन देता रहे, इससे रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अच्छा, इसमें हमें दो तीन बातें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि क्या यूक्रेन के जो इलाके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया और बशमूल यूक्रेन के, क्या वो पहले से आज़ाद थे या वो तारीखी तौर पर रूस का हिस्सा रहे हैं। और जाहिर है कि 1991 में आज़ादी इनको मिली और उसके बाद भी हुकूमत जो थी यूक्रेन की वो रूस नवाज थी और वो रूस की दोस्त हुकूमत थी, उनके साथ रही जब तक कि 2011-12 में जब मगरबी ममालिक और अमेरिका ने मुदाखलत शुरू नहीं की और 2014 में जो रूस नवाज हुकूमत थी, रूस की दोस्त हुकूमत थी, उसको हटाकर मगरबी ममालिक की दोस्त हुकूमत लेकर आई गई। और 2014 से जब से रेवोल्यूशन कोट एंड कोट आया है यूक्रेन के अंदर, तब से मसाइल चलते जा रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि 22-23 फरवरी को जब ये दोबारा से मामला उठा तो ये बहुत संगीन सूरत हाल अब तक कर चुका हुआ है। और एक यूक्रेन हमेशा से एक खुशहाल मुल्क रहा है और आज वो 22 अरब डॉलर का मकरूज मुल्क है और वो दुनिया की रियासतों से, बड़े मुल्कों से ये दरख्वास्त कर रहा है कि उनके जो कर्जे हैं वो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिए जाएं ताकि उनको 6 बिलियन डॉलर जो हैं वो उसके ऊपर मजीद सूद ना देना पड़े उसके ऊपर। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, तारीखी भी, और इस वक्त जो माली और मुआशी सूरत हाल है वो जाहिर है कि जब एक जंग ज़दा इलाका होता है वहाँ की मुआशी सूरत हाल जो हो सकती है वही दरपेश है। इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये सूरत हाल, ये एक पस मंज़र है। अब उसके जब आपको पता है कि यूक्रेन के जो इख्तलाफ की वजह है वो एक बार फिर रूस को गर्म पानियों से या समंदर की जो वो है उससे, समंदर से अलग करने की एक कोशिश दोबारा से की गई है। और जाहिर है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने दोस्त मुल्क को जो उसके हो उसके अंदर हुकूमत के बदल जाने के बाद और अपनी मुआशी और रियासती रास्तों को रोके जाने के खिलाफ जरूर मुजाहमत करता है। लेकिन जिस तरह की मुजाहमत की गई है यकीनन ये दुनिया के लिए एक काबिल कबूल अमल नहीं रहा है। नहीं तो मुनीर साहब, ये मज़ाहमत तो तब नहीं की जानी चाहिए थी जब इन इलाकों में सितंबर के मिड में हमने देखा था कि ऐलान किया गया था रशिया की जानिब से कि मैं यहाँ पर रेफरेंडम कराऊंगा और हो सकता है कि अगर यहाँ के लोग फैसला दे दें तो मैं इन इलाकों को अपने अंदर जम कर लूंगा। तब सिर्फ हल्का सा रिएक्शन आया कि जी इसको कबूल नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि रिएक्शन देने का सही वक्त वो था, या आपको लगता है कि नहीं अब कोई ऐसा रिएक्शन आएगा कि अब रशिया इस फैसले से वापस हट जाएगा? एक आपको बात बताऊं, फरवरी के आखिर से जब से बाकायदा जंग का आगाज हुआ है, मगरबी मुल्क इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी और अपने कुछ जो कि रूस ये दावा करता है कि अमेरिका और दूसरी मगरबी ममालिक ने अपने कुछ गुरिल्ला और कमांडोज जो हैं वो वहां पर भेजे हैं और उनमें से कुछ मारे गए, वो उन्होंने पकड़े भी हैं, सारी सूरत हाल। लेकिन इसके अलावा हमें कोई ऐसा रद्द अमल ना अमेरिका की तरफ से ना मगरबी ममालिक की तरफ से ऐसा नजर आया है सवाए मुजम्मत के। मुजम्मत वो जब ये कहा गया था कि इसमें रेफरेंडम कराया जाएगा
तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कोई इसके ऊपर, या जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी इसके ऊपर कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। एक बात, अब जाहिर है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी कन्वीन हो रहा है, जिसमें रूस के खिलाफ इस मुज़म्मती करारदाद जो है वो भी पास किए जाने का इम्कान है। और दूसरी तरफ मगरबी ममालिक और अमेरिका जो हैं वो इसके ऊपर शदीद रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। अगर ये मज़म्मती करारदाद मंजूर हो जाती है, जो पेश किए जाने का ज़ाहिर इम्कान है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो फिर उसका रशिया को क्या खतरा है? इस तरह की मज़म्मती करारदादें तो हम बहुत सारे इलाकों में होने वाले बहुत सारी मजालिम पर देखते चले आए हैं। मज़म्मती करारदाद पास हो जाती है लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है उसके ऊपर अमल दरामद। तो इस चीज़ में भी मुनीर साहब हम यही होता हुआ देख रहे होंगे? देखें आसमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फलस्तीन के ऊपर कितनी करारदादें पेश हुई, कश्मीर के ऊपर कितनी करारदादें पेश हुई, और जो लेबनान है और दूसरे इलाके हैं उनके ऊपर कितनी मुज़म्मती करारदादें पेश हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कश्मीर को इंडिया ने एनेक्सेशन अनाउंस कर दी और अपने साथ जम कर लिया, उसके ऊपर दुनिया कुछ नहीं बोली। और आज ये रूस की अनाउंसमेंट के साथ ही एकदम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाना और लोगों का वावेला करना, ये तफरीक हमें समझ में नहीं आती कि अगर जब कश्मीर एनेक्स किया गया था, पाकिस्तान उसके ऊपर वावेला कर रहा था, मुस्लिम ममालिक उसके ऊपर वावेला कर रहे थे, चीन ने भी उसके ऊपर अपनी आवाज उठाई थी, उस वक्त किसी ने आवाज नहीं सुनी, फलस्तीन के ऊपर किसी ने आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब जो मैं समझता हूं कि वो ये हो सकता है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के वहां पर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट मौजूद है, कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट मौजूद है। मैंने बहुत पहले ये कहा था कि जिस तरह से अमेरिका और मगरबी ममालिक असला दे रहे हैं यूक्रेन को और बहुत सारी मिलिट्री शिपमेंट्स जा रही हैं, एक दिन आएगा जब यूक्रेन अमेरिका और मगरबी ममालिक का मुआशी गुलाम बन जाएगा। और आज वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और जिस तरह की इन्फ्लेशन है, और यकीनन इसका अभी आप ये देखें कि क्रेमलिन ने पहले भी कीमिया को और दूसरे जो इलाके थे उनके उसको पे उन्होंने कब्जा किया, और उनकी अवाम और जो हुकूमतें उनके साथ वहां पे जो हुकूमतें थीं उनको साथ मिला के उसने ऐसा काम किया है। फर्ज कर लेते हैं कि जब एक इंडिपेंडेंट सर्विस भी आ रहे थे तो वहां पर यह कहा जा रहा था कि 60-70% लोग जो हैं वो रूस के साथ रहना चाहते हैं। अगर जो हम वर्ल्ड सर्विस को देखें तो इसमें कोई मुजायके वाली मैं समझता हूँ ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि जब पहले वर्ल्ड सर्विस आ रहे थे और दुनिया इसको सर्वे करा के उनके इससे पहले कि उनको मालूम था कि रूस ऐसा इकदाम कर सकता है, तो उन्होंने सर्विस कराए तो 60-70% रूस के हक में वोट गए। तो तब भी इनको कोई संजीदा इकदामात लेने चाहिए थे, लेकिन आप किसी भी राय आमा को बदल नहीं सकते। अब आप ये देखें कि जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर पिछली हुकूमत एक क्रिकेटर की थी, और जाहिर है कि जो एक स्पोर्ट्समैन होता है उसका अपना एक तरीका है कार होता है हुकूमत चलाने का, और यहाँ पर एक अदाकार हुकूमत चला रहा है पिछले कई सालों से। अदाकार का जो एक इकोनॉमिक विजन है या स्ट्रेटेजिक विजन है या फॉरेन अफेयर्स का विजन है वो बहुत महदूद होगा, जो आम तौर पे ये समझा जाता है। जो एक आम सियासतदान, एक मंझे हुए सियासतदान का एक तर्ज हुकूमत हो सकता है, वो आप कह रहे हैं कि वो उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, और यही कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस जो है वो इस बात का बायस बनी है कि इलाके अपने अंदर जम कर लिए गए। लेकिन एक जंगज़दा इलाके के अंदर, जंगज़दा मुल्क के अंदर इस तरह से इलाकों में रेफरेंडम कराया जाना, उनको अपने अंदर जम कर लिया जाना, ज़ाहिर है ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। ना ये मगरबी ममालिक के लिए है, ना ये अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, और ऑब्वियसली अमेरिका के लिए तो है ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रशिया ने की हैं और उसकी सारी पॉलिसी, सारी चीज़ें जो रशिया के खिलाफ किस तरह से ये हम सब जानते हैं। अब मुझे मुनीर साहब, मुझे मेरे देखने वालों को बता दीजिएगा कि यूक्रेन के पास क्या ऑप्शन है? क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि वो यहाँ अपने इलाकों के अंदर कुछ ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने ही इलाकों को वापस लेने की कोशिश करे, अगर किसी भी जानिब से उसकी मदद नहीं की जाती है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जस्ट एक करारदाद जो है वो मंजूर की जाती है और उसके बाद होता कुछ नहीं है? अच्छा, इसमें आसमा अब अगेन एक बार फिर इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यकीनन जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो इसके ऊपर उसने इमीडिएटली दो बातें की हैं। एक तो उन्होंने फौरी तौर पर नेटो को कहा है कि मेरी जो
नेटो की मेंबरशिप है उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके जाया जाए ताकि इमीडिएटली उसको मेंबरशिप मिल जाए और नेटो ममालिक उसके मुल्क में आकर उसके साथ उसके मुल्क को बचाने या उसकी हुकूमत को बचाने के काम कर सके। दूसरी बात उसने कही है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें। वो भी मेरा ख्याल है कि शायद जैसे पहले मिलिट्री शिपमेंट्स आ रही हैं और अगले 1-2 रोज में मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इसमें भी कोई प्रोग्रेस हो जाएगी, क्योंकि अगर पुरानी मिसालों को देखें। तीसरी बात इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, आपने जैसे कहा कि इस तरह जब जंग हो रही हो, चीजें हो रही हूं, तो वहां पर कोई भी इस तरह का पब्लिक सर्वे करा के उन इलाकों को अपने साथ जम करना, ये वाकई एक जल्दबाजी वाली बात कही जा सकती है और एक कबूल बात कही जा सकती है अक़वाम के लिए, मगरिब के लिए, अमेरिका के लिए और सबके लिए जाहिर है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन सी करारदाद आती है और वो क्या पेश होती है, और अगर पेश होती है तो जो रूस के दोस्त ममालिक हैं क्या वो उसको वीटो करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अहम है। चीन का अगर हम देखें तो चीन ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह की करारदाद आ रही थी तो उसको भी वीटो किया था और कश्मीर के ऊपर दोस्त ममालिक जो हैं वो ऐसे मौकों पर सपोर्ट करते हैं, वीटो का हक जो है वो इस्तेमाल करते हैं और अपने जो दोस्त ममालिक होते हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है तो उससे पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। और हमें इंतजार करना होगा कि ये जो करारदाद पेश की जाने के अब इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, इस पर जो दोस्त ममालिक हैं रशिया के, खासतौर पर जो चाइना है और दीगर ममालिक हैं, वो क्या अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स की, और बात कर रहे थे हमसे हमारे प्रोग्राम के अंदर ये जो रूस ने यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने अंदर जम कर लिया है, ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, रिएक्शन देने की बात की जा रही है। अभी तक खैर कोई रिएक्शन सिर्फ लफ्जी मजम्मत के अलावा सामने नहीं आया है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, खासतौर पर तब जब ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाती है इस फैसले के अगेंस्ट, तो उस पर जो दोस्त ममालिक है रशिया के वो क्या करते हैं। हम आपको आगाह रखेंगे इस अहम मामले से। हमें अभी आगे बढ़ना है और बताना हमें आपको ये है कि अमेरिकी हुकूमत ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाज़रीन, अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगाने का ऐलान करते हुए बताया यह है कि ये जो नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं ईरान के ऊपर, इनका मकसद ईरान को गैर कानूनी तरीके से तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त से रोकना है। अमेरिकी वज़ारत ख़ज़ाना ये कहती हुई दिखाई देती है कि जब तक ईरान 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल अमल नहीं करता है, पाबंदियों का सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। वाशिंगटन ने चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग और भारत में मुतादिद ऐसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं जिनसे मुतालिक ख्याल ये किया जाता है कि वो ईरान की फ्रंट कंपनीज के तौर पर काम कर रही हैं। नाज़रीन, ईरान पर ये जो नई अमेरिकी पाबंदियां लगाई गई हैं, अब इसकी तौजीह क्या पेश की गई है, इसकी वजह क्या पेश की गई है और इससे तेहरान को कौन कौन सी मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, रिपोर्ट है इस पर हमारे पास। पहले आपको वो दिखाएंगे, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान की पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की तिजारत में मुलव्वस होने के शुबे में बाज़ कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। इनमें से बाज़ चीन में कायम हैं, जबकि वाशिंगटन ने तेहरान पर अपनी मौशी पाबंदियों को नाफिज करने के लिए मजीद इक़दाम की भी धमकी दी है। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी एशिया में सार्फिन को ईरान की लाखों डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने वाली कंपनियों के नेटवर्क पर पाबंदियां लगाई हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने एक बयान में बताया कि इस कार्रवाई में मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग और भारत में ईरानी ब्रोकर्स और फ्रंट कंपनियों को निशाना बनाया गया है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सन 2015 में तयशुदा जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात इस वक्त ताअत्तुल का शिकार हो चुके हैं और नई पाबंदियों को तेहरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि जैसा कि ईरान ने जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को तेज़ करने का अमल जारी रखा हुआ है, तो इसी तनासब से हम भी ईरान की पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की फ़रोख्त पर पाबंदियों के नफाज में तेज़ी लाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि पाबंदियों के ये इक़दामात बाकायदगी से जारी रहेंगे, जिनका मकसद ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात को सख्ती से महदूद करना है।
एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया कि इस तरह की फरोख्त और लेन देन में मुलव्विस किसी भी शख्स को फौरी तौर पर इस अमल से बाज आ जाना चाहिए ताकि वो अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने से बच सके। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बाज़ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता महीनों में अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले की कोशिश की। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन भी अमरीकी पैगाम के हामिल थे। अमरीका को खुद तयन करना होगा कि इसमें मुआहदे के हुसूल में कोई फैसला करने की ज़रूरी हिम्मत है या नहीं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान पर मुआशी पाबंदियों के बावजूद रवा साल के इब्तदाई 6 महीनों के दौरान ईरान की गैर मुल्की तिजारत की शरह 50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2.13% का इजाफा देखने में आया है। माहिरीन के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरानी तेल की कंपनियों पर नई पाबंदियां लगने से इसकी मईशत को धचका लग सकता है। ज़ाहिर है नई पाबंदियां लगेंगी, मईशत को और ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान का क्या रिएक्शन है इस पर, और जो बाकी ममालिक हैं जिनकी कंपनीज पर ये पाबंदियां लगी हैं, क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आया है, नहीं आया है? ये सारी चीज़ें आप इस रिपोर्ट में जान रहे थे। इस पर तज्जिया ले लेते हैं। आमिना महमूद साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिना साहिबा। वालेकुम सलाम। आमिना साहिबा बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। अच्छा आमिना साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने, चीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, हांगकांग है और फिर भारत है, जिसमें मुतादिद ऐसी कंपनीज हैं जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनके बारे में ख्याल ये किया जाता था कि ये ईरान की फ्रंट कंपनीज के तौर पर काम कर रही हैं। तो पहले तो ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि ईरान तो जो रिएक्शन हमेशा से देता है अपने ऊपर पाबंदियाँ लगने के बाद, वो कमोबेश हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये जो ममालिक हैं ये कुछ रिएक्शन देंगे इस पर? ये कोई अमेरिका से एहतजाज कर सकते हैं कि भाई हम पर क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं, आप हमारी कंपनीज पे क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं? असल में ये कि ये कंपनियां जो हैं वो उनकी कोई सरकारी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये जो फ्रीलांस बिजनेस करती हैं, और अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई है कि उनका ख्याल है कि ये ईरान की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही हैं, फ्रंट लाइन ये बिजनेस कर रही हैं, लेकिन इनफैक्ट वो ईरान का बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ममालिक जो हैं सरकारी तौर पे तो एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन ये कंपनियां बहरहाल उनसे एहतजाज करेंगी कि आप हमारा बिजनेस क्यों खराब कर रहे हैं। सही है। अच्छा लेकिन कुछ पाबंदियां लगने की कुछ वजह तो आपने बयान कर दी है, लेकिन हम जानते हैं कि असल में ज़ाहिर है ये जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है उसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं। अच्छा ये जो इससे कबल हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं वापस उस जौहरी मुआहदे में लाने के लिए 2015 में ज़ाहिर है जिससे खुद अमेरिका जो है वो निकल गया था, तो आपको लगता है कि इस तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो ईरान को मज़ीद प्रोवोक करती हैं कि वो अमेरिका की कोई और बात ना सुने, उस मुआहदे को लेकर संजीदगी ना दिखाए, या आपको लगता है कि नहीं इन सारी चीज़ों से प्रेशर में आएगा ईरान और वो तमाम शराइत जो अमेरिका मनवाना चाह रहा है उस मुआहदे को लेकर, उसमें वापसी को लेकर, उस पर अमल दरामद करेगा ईरान प्रेशर में आकर? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अभी बताया ही है कि मिस्टर ट्रंप यूनिलैटरली इस JCPOA से निकल गए थे, और उसके बाद ईरान ने इस बात पे शदीद एहतजाज भी किया, और फिर जिस वक्त मिस्टर बाइडन आए तो उन्होंने अंदिया दिया कि वो इसको रिस्टोर करेंगे, और कुछ जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल से मुलाकातें बातें भी शुरू हो गई। लेकिन ये जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का स्टाइल है कि वो दबाव बढ़ाने के लिए, कोई बारगेन करने के लिए पहले आखिरी हद तक जाते हैं और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं। और ईरान की हिस्ट्री का हमें पता ही है कि ईरान ऑफेंड होता है और बल्कि ज्यादा रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सूरत हाल। तो ईरान ने भी ज्यादा रिएक्ट किया और उन्होंने जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो उस हद से बहुत ज्यादा कर दी है जो पहले उन्होंने एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज की हुई थी। तो ईरान मेरा ख्याल है कि इस पे ज्यादा रिएक्ट करेगा। दूसरा ये कि ईरान की कैपेसिटी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले की निस्बत, क्योंकि अमेरिका की इन पाबंदियों की वजह से उसने चीन के साथ 25 साल तजारती मुआहिदा कर लिया है। सही। और ये जो हम देख रहे हैं कि उनकी तजारत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, उनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और ये जो पिछले साल से कुछ तकरीबन 13% जो है परसेंट बढ़ गया है, वो इस वजह से है कि सारी ट्रेड से ज्यादा कहा जा रहा है कि जो गैर मुल्की इनकी तिजारत है ये बढ़ गई है 50 अरब डॉलर से ज्यादा। आमना साहिबा 50 अरब डॉलर से एक्सीड कर गई है, और ये पिछले साल की निस्बत 13% कुछ ज्यादा है।
اور وہ اس لیے ہے کہ اب ڈائریکٹ وہ ایران اس وقت چائنا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور بجائے کہ وہ پیسوں میں تجارت کرے وہ بارٹر ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ان پابندیوں سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن الٹا امریکہ کو اس بات کا نقصان ہوگا کہ ایران چائنا کے اور قریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تہران کی معیشت کو یہ جو نئی پابندیاں لگی ہیں ان سے بھی میم آمنہ کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، تو مزید پھر کیا آپشنز باقی رہ جاتے ہیں امریکہ کے پاس؟ کمپنیز پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مختلف ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ساری حربے جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایران کو کیا چیز مجبور کر سکتی ہے کہ ایک تو وہ فوری طور پر جس طرح سے چاہ رہا ہے امریکہ یورینیم کی جو افزودگی وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس کو روک دے، اور پھر جو معاہدہ جس میں امریکہ اس کی واپسی چاہتا ہے اس میں وہ واپس آ جائے؟ یہ ساری چیزیں کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر کیا کیا جانا چاہیے امریکہ کی جانب سے؟ امریکہ کی جو آپشنز ہیں وہ محدود ہیں، اسی طرح ہی ایران کی آپشنز بھی محدود ہیں۔ ایران کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہو جائے، اور یہ ان کی خواہش بھی ہے جس کا بارہا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور اسی طرح سے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ معاہدے میں واپس آ جائے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اپنی شرائط پہ کرنا چاہتا ہے، ایران اپنی شرائط پہ کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت دونوں جو ہے اسی انا کی ایک جنگ میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بیک چینل ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اور فرنٹ چینل بھی چل رہی ہے۔ ایران کی کل ہی دوبارہ اپنی جو ان کی نیگوسیشنز ہیں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے ساتھ وہ انہوں نے ریسٹور کر لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پازیٹیوٹی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ ابھی صرف ایک ریٹرک کریٹ کیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے۔ دیکھیے اگر آپ امریکہ کی فارن پالیسی کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ریٹرک چاہیے ہوتا ہے ٹو اسرٹ دیئر پوزیشن ایز دا سول سپر پاور۔ تو اس لیے کیونکہ یوکرین میں تو امریکہ اسرٹ کر نہیں پا رہا، تو اس لیے ایک دفعہ پھر انہوں نے ایران کے محاذ کے اوپر تھوڑی سی سرگرمی دکھانا شروع کی ہے۔ تھوڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اس محاذ پر تاکہ کہیں نہ کہیں دنیا میں نوٹس ہوتے رہیں سپر پاور کے طور پر۔ بہت شکریہ آمنہ محمود صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، وقت نکال رہی تھی پروگرام کے لیے۔ اور ناظرین ابھی پروگرام میں جب ہم بڑھ رہے ہیں آگے تو ہمیں کچھ بات کرنی ہے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، موبائل فون نیٹ ورکس کے بارے میں۔ اچھا، ہمارے جو چھوٹے بچے ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں وہ کچھ اور سیکھیں نہ سیکھیں بولنا، ایک چیز بہت جلدی بولنا سیکھ جاتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ بجلی چلی گئی اور بجلی آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ اور موبائل فون نیٹ ورکس میں خلل کی خبریں بالکل معمولی چیز ہوتی ہیں، روزانہ کے بنیاد پر ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر پاکستان جیسے ممالک میں اور بہت سارے جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں سوچ ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم یورپ کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، تو وہاں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں تو کبھی لائٹ نہیں جاتی ہوگی، وہاں تو کبھی انٹرنیٹ کو لے کر مسئلے مسائل نہیں ہوتے ہوں گے۔ لیکن ناظرین بتانا مجھے آج آپ کو یہ ہے کہ یورپ جیسے بر اعظم میں بھی ممکنہ طور پر اس سال موسم سرما کے دوران بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون کے نیٹ ورکس بند ہونے کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ بہت ساری ایسی موویز ہالی ووڈ کی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ ایسا سسٹم میں خرابی آ گئی کہ جو نیٹ ورکس ہیں موبائل نیٹ ورک وہ بند ہو گیا، لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوا، اور ایسا اب کی بار ہونے جا رہا ہے موسم سرما میں۔ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اس لیے ہونے جا رہا ہے کہ یہاں پر بجلی موجود نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں ہمارے یہاں تو موسم گرما میں حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو موسم سرما میں، اور وہ بھی یورپ میں یہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یوکرین تنازع کے تناظر میں مغربی پابندیوں کے باعث روس کی جانب سے یورپ کو جو گیس کی فراہمی معطل کی جا رہی ہے اور سپلائی مسلسل کم کی جا رہی ہے، ایسے میں سردیوں کے دوران یورپ میں بجلی کی بندش کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پورے خطے میں فون نیٹ ورک بھی بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ فرانس ہے، سویڈن ہے اور جرمنی ہے، اس سمیت بہت سارے یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے روابط میں خلل پیدا نہ ہو۔ لیکن ناظرین اگر توانائی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی ہے تو یورپ کو کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں، اور اس بحران سے موبائل فونز کیسے متاثر ہوں گے اور پھر موبائل فونز یوزرز کیسے متاثر ہوں گے، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھا رہا ہے۔ یورپ میں موبائل فون نیٹ ورکس بندش کا خدشہ منڈلانے لگا۔ رواں سال موسم سرما کے دوران یورپ میں بجلی کی بندش کے باعث موبائل فون کے نیٹ ورکس میں خلل پڑ سکتا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین تنازع کے تناظر میں روس کی جانب سے یورپ کے اہم سپلائی روٹ کے ذریعے گیس کی سپلائی روکنے کے فیصلے سے بجلی کی بندش کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ٹیلی کام انڈسٹری کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس وقت متعدد یورپی ممالک میں بجلی کا کافی بیک اپ سسٹم موجود نہیں، جس سے موبائل فون کی بندش ہو سکتی ہے، جبکہ یہ خدشہ ہے کہ شدید سردی
टेली कॉम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुश्किल में डालेगी। बिजली की बंदिश से मोबाइल फोन के एंटीना पर नस्ब बैकअप बैटरी में पावर खत्म हो सकती है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में तकरीबन 5 लाख टेलीकॉम टावर्स हैं और ज्यादातर का बैटरी बैकअप है और इस पर तकरीबन 30 मिनट तक मोबाइल के एंटीना काम करते हैं। फ्रांस की बात करें तो मुल्क के कई जौहरी बिजली घरों को मरम्मत की गरज से बंद कर दिया गया है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। फ्रेंच फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम्स की सदर लीजा बेलू के मुताबिक फ्रांस में तकरीबन 62,000 मोबाइल टावर्स हैं और इंडस्ट्री में ये सकत नहीं कि तमाम एंटीनों को नई बैटरियां दी जाएं। फ्रांस में बिजली की तकसीम कार कंपनी ने बदतरीन सूरत हाल में 2 घंटे की लोड शेडिंग की तजवीज़ भी पेश की है। बिजली की आम बंदिश बारी बारी मुल्क के हिस्सों में हो सकती है। अस्पतालों, पुलिस और हुकूमत जैसी जरूरी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जर्मनी में डॉचे टेलीकॉम के 33,000 मोबाइल रेडियो टावर्स हैं और इसके मोबाइल इमरजेंसी पावर के निजाम से कुछ ही टावर्स को बैकअप दिया जा सकता है। मोबाइल फोन कंपनी टेलीकोज ने स्वीडन और जर्मनी की हुकूमतों से बिजली की मुमकिना बंदिश पर अपने खदशात का इजहार किया है, जबकि अतालवी टेलीकॉम लॉबी का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क्स में बिजली के किसी भी तातुल को इस्तिस्ना दी जाए और वो इस मसले को इटली की नई हुकूमत के सामने उठाएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक आला ओहदेदार का कहना है कि यूरोप में तवानाई जखीरा करने पर सरमायाकारी भी कुछ दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम रही है, जिसकी वजह से ये खित्ता ज्यादा मुतासिर हो रहा है। इस वक्त फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और इटली समेत यूरोपीय ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की बंदिश की वजह से रवाबित में खलल पैदा न हो, लेकिन अगर सर्दियों से पहले यूरोप तवानाई के दीगर जरियों के हुसूल में कामयाब नहीं होता और ये बहरान बरकरार रहता है तो यूरोपीय आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपीय अवाम को क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है ये तो आपने देखा, लेकिन अमरीकी अवाम भी इस वक्त एक रियासत में शदीद मुश्किलात में है। मैं बात कर रही हूँ अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की, जहाँ खतरनाक समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी है। हज़ारों लोग इस तूफान में फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने का काम जो है अभी बाकी है। नर्सिंग होम्स हैं, अस्पताल हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा करें कि मरीज़ों को यहाँ से निकालना पड़ रहा है। सूरत हाल इतनी अबतर है कि 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। मुतालिका हुकाम ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, यानी हलाकतें सिर्फ 12 नहीं हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। आलमी मीडिया की बात करें तो वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अयान नामी ये तूफ़ान जो है ये अमरीकी तारीख के मुहलिक तरीन समंदरी तूफ़ानों में से एक हो सकता है। हम जानते हैं अमेरिका में अक्सर इस तरह के तूफ़ान आते रहते हैं, खासतौर पर फ्लोरिडा में, लेकिन अब की बार ये जो तूफान आया जिसके कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिका की तारीख का बदतरीन तूफान साबित हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि 2 करोड़ 60 लाख के करीब घर और कारोबार जो हैं वो इससे मुतासिर हो गए हैं। बिजली से ही बहुत सारे इलाके महरूम हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तमाम इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है, जबकि मुतासिरा रियासत का दौरा करने का भी ऐलान किया है। फ्लोरिडा में सूरत हाल क्या है और समुद्री तूफान मजीद किन रियासतों को मुतासिर कर सकता है और ये तूफान थमेगा कब, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान ने रियासत के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सैलाबी पानी साहिलों से सैकड़ों मील दूर तक कमर कमर ऊंचा खड़ा है। इस वक्त हजारों लोग सैलाबी पानी में घिरे हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। जबकि फ्लोरिडा के 2 करोड़ 60 लाख के करीब घर और कारोबार बिजली से महरूम हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब तक 12 अफराद की हलाकत की इत्तलात है, लेकिन इस तादाद में इजाफे की उम्मीद है क्योंकि इमदादी कारकुन मुतासरा इलाकों में अभी पहुंच रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इलाके को सरकारी तौर पर आफत ज़दा करार देने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो समंदरी तूफान अयान के तनाजुर में रियासत फ्लोरिडा का दौरा करने का मंसूबा बना रहे हैं। वाशिंगटन में फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर में बात करते हुए उन्होंने आगाह किया कि इदारा इस तबाहकुन तूफान के लिए वफाकी रद्द-ए-अमल का एहतमाम कर रहा है। अमरीकी सदर ने कहा कि ये फ्लोरिडा की तारीख का सबसे हलाकत खेज समंदरी तूफान हो सकता है। अभी तक तादाद वाज़े नहीं है, लेकिन हमें ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि वहाँ अच्छा खासा जानी नुकसान भी हो सकता है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंट्स ने बताया कि हमने इस शिद्दत का तूफान कभी नहीं देखा। पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है। गर्चे तूफान अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज भी पानी बढ़ता जाएगा। बुनियादी तौर पर ये गुज़िश्ता 500 बरस में पहला इतना बड़ा सैलाब है। तेज हवाएं और मुसलसल बारिश के बायस इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासत के गवर्नर ने आगाह किया है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने तेज हवाओं में कमी के बाद जुनूब मगरिबी फ्लोरिडा के जज़ायर पर इमदादी काम शुरू कर दिया है।
सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों शार्लेट और ली काउंटी से 700 अफराद की महफूज मुकाम पर मुंतकली कर दी गई है। 2 जजीरों से जमीनी राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जहां की सूरत हाल से अभी आगाही हासिल नहीं की जा सकी। हुक्काम का कहना है कि 911 सर्विस भी बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि हेल्पलाइन के अमले की जिंदगियां भी खतरे में नहीं डाली जा सकती। मौसमियाती पेशगोई करने वालों ने तूफान के साउथ कैरोलिना की सिमत मुड़ने की पेशगोई की है और रियासत की साहिली पट्टी के लिए समुद्री तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिकी रियासतों साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया के गवर्नरों ने एहतियात के तौर पर अपनी अपनी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बिल्कुल जी, अपनी अपनी रियासतों में यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। क्या सूरत हाल है आपको अपडेट करते रहेंगे आज के प्रोग्राम में। फिल वक्त इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने कामयाबी के साथ एक खलाई जहाज को एक सैयारचे के साथ टकरा दिया। खला में मौजूद पत्थर से खलाई जहाज टकराने का ये तजुर्बा जमीन से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर किया गया। अमरीकी खलाई इदारे ने इस मिशन को डॉट मिशन का नाम दिया। तजर्बे की निगरानी खलाई जहाज के कैमरों के जरिए की गई। साइंसदानों ने इस कामयाबी को सराहते हुए कहा है कि इस तजर्बे से मुस्तकबिल में किसी भी सैयारचे के जमीन से टकराने से कबल उसका रुख बदलना मुमकिन हो गया है। अमेरिका में 10,852 सैंडविच बनाकर एक कतार में लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक खैराती इदारे के रजाकारों ने सैंडविच की तवील कतार बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। खैराती इदारे का कहना है कि इस तकरीब में और भी रिकॉर्ड कायम हुए हैं, जिनमें 1 घंटे में सबसे ज्यादा सैंडविच बनने और एक वक्त में सबसे ज्यादा लोगों के सैंडविच बनाने के रिकॉर्ड शामिल हैं। जबकि रिकॉर्ड के लिए की गई कोशिशों में बनाए गए सैंडविच इलाके के दीगर मुआविन खैराती इदारों में तकसीम कर दिए गए। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में दुबई जैसे अमीर शहर में गरीबों के लिए गरीबों को गर्म और मुफ्त रोटियां फराहम करने वाली मशीनें लगा दी गईं। इन मशीनों पर मुख्तलिफ ऑप्शन दर्ज हैं और आवाम को जिस किस्म की रोटी चाहिए वो इस ऑप्शन पर क्लिक करके रोटी हासिल कर सकते हैं। मुफ्त रोटी की फराहमी के लिए मुखय्यर हजरात क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करते हैं। दुबई के हुक्काम का कहना है कि खाने पीने की अशिया महंगी होने के बाद मुफ्त रोटी की सहूलत मजदूर तबके के लिए फायदेमंद साबित होगी। कंबोडिया में मुर्दों का फेस्टिवल मनाया गया। सांड की सवारी करना, रेस लगाना और बच्चों की रेसलिंग फेस्टिवल की पहचान है। शुरका की बड़ी तादाद इस त्यौहार में शरीक हुई, मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इस त्यौहार के मौके पर शुरका मंदिर के सामने रखे प्यालों में अपने प्यारों के हिस्से का खाना भी रखते हैं और पैसे भी छोड़ जाते हैं। इस फेस्टिवल को मनाने का आगाज 70 की दिहाई में हुआ था, जब कंबोडिया पर वियतनाम हमले में हजारों अफराद मारे गए थे और उनकी याद में पहली बार ये त्यौहार मनाया गया था। फ्रांस में एक शख्स ने हाई लाइन पर तकरीबन 2.25 किलोमीटर चलकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। नेथन पाउलिन के तार पर चलने की वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट की गई, जिसे देखकर लोग खौफ खाने के साथ उनकी बहादुरी की दाद देते नजर आए। रिकॉर्ड बनाने वाले नेथन इससे पहले सन 2017 में भी पेरिस के ट्रोकेडेरो स्क्वायर और एफिल टावर के दरमियान तार पर चलकर निस्फ किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके शहसुर्खियों में आए थे। अपने इस नए रिकॉर्ड पर नेथन का कहना है कि इतनी तवील हाई लाइन पर चलने के एहसासात का बयान किया जाना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा करने से वो बहुत आज़ाद महसूस करते हैं।